स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निधि शर्मा और आपका अपना चैनल सबल शिक्षा। कैसे हो बचा पार्टी? कैसा चल रहा है लॉकडाउन सबका? सब घर बैठे हैं, स्टडी हो रही है, कुछ वीडियो के थ्रू हो रही है, कुछ ऑनलाइन स्टडी हो रही है। बट कितने जने सेटिस्फाई है, कितने जने सेटिस्फाई नहीं है, ये तो सिर्फ आपको ही पता है। क्या होगा हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का? कब स्कूल्स खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, क्या आइडिया है? कुछ बच्चे आएंगे या मोदी जी और ही बंद कर देंगे, कुछ भी पता नहीं है। चलो बच्चे, ये सब तो चलता रहेगा। बट आज का हम अपना टॉपिक करते हैं, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा बोर्ड पे आता है। ऑप्टिक्स हम लेकर चल रहे थे। अभी तक जो हमने किया था, रिफ्लेक्शंस किया था फॉर प्लेन सरफेस के लिए। अब बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शंस थ्रू। रिफ्लेक्शंस जो हम करेंगे इसमें, वो स्फेरिकल सरफेस के लिए करेंगे। और बच्चे, इन स्फेरिकल सरफेस पे हमारे पास 6 डेरिवेशन है। तो ये 5 और 6 जो डेरिवेशंस हैं, तो आपने ये खुद करने हैं। मेथड एक ही है। मैंने आज आपको एक सेटिस्फेक्शन से, वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी आज हमारी, लास्ट तक आपने देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, क्योंकि मुझे पहले उसके रूल्स बताने पड़ेंगे और फिर बाद में हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैंने आपको एक करवाना है और आपने ईमानदारी से अपने नोटबुक में उसी को देख के, उसी मेथड को देख के आपने बाकी भी करने हैं। ओके, तो रेडी बच्चे? अब आपने जो हमने स्फेरिकल सरफेस के लिए करना है, तो फटाफट जल्दी से अपने नोटबुक निकालिए, जहां भी आपके नोट्स बने हुए हैं। फटाफट जो है, सबसे पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उसको प्रेस करोगे तभी आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट है, वो भी अब इस चैनल में डलेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस चैनल में डलते रहेंगे और आपको प्रॉपर वे से मिलते रहेगी। तो फटाफट जल्दी से आप जो है अपने नोट्स निकालिए और फटाफट उसको बनाइए। तो बच्चे, सबसे पहले हमें उसके साइन कन्वेंशन करने पड़ेंगे। तो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसके कुछ साइन कन्वेंशन हैं। जैसे हमने लेंस से भी मिरर फॉर्मूले लेंस के जो हमने जितने भी वो मैंने आपको डेरिवेशंस बताए, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं। तो अब ये हम साइन कन्वेंशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप साइन कन्वेंशन आप ध्यान से सुनेंगे। पहला साइन कन्वेंशन है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंस जो है पोल से मेजर होंगे फ्रॉम द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तभी आपको पता लगेगा कि कैसे डिस्टेंस मेंशन करना। देखो बच्चे, ये मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, क्लियर, स्फेरिकल सरफेस, और ये बना दी उसकी बाउंड्री। ठीक है, बीच वाली जो एक्सिस होती है, इसको हम कहते हैं बच्चे, आपको पता ही है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ए बी मैंने ले लिया यहाँ पर, ये ए बी मेरे पास स्फेरिकल सरफेस हो गया और पी मेरे पास यहाँ पर हो गया पोल। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, ये हमारे पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये एयर है बच्चे, एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ले लिया μ1। ठीक है, मतलब ये एक किस्म से कौन सा मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। अब ये स्फेरिकल सरफेस एक किस्म से ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है। तो दूसरे वाला सरफेस मेरे पास क्या है? दूसरे वाला सरफेस मेरे पास ग्लास है। ठीक है ना, तो दूसरा सरफेस मेरे पास ग्लास है। अब वो ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये मेरे पास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2 और ये मेरे पास हो गया डेंसर मीडियम, डेंसर। ठीक है, अब सारे डिस्टेंस जो रूल है, फर्स्ट रूल है, all distances are measured from the pole of the spherical refracting surface। सारे डिस्टेंस बच्चे आपने पोल से मेजर करनी है, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे वो रेडियस का डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो। क्लियर? उसके बाद सेकेंड पॉइंट, all distances measured in the direction of the propagation of the incident light are taken as a positive। देखो बच्चे, जो लाइट आती है ना, इंसिडेंट रे, वो यहां से आती है। ये हमारे पास इंसिडेंट मान लो रे होगी। क्लियर? इंसिडेंट रे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है, वो कहते हैं अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से डिस्टेंस ले रहे हो तो उसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो,
अगर सेम साइड से ले रहे हो तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, और अगर आप अपोजिट साइड से डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो तो उसको आपने नेगेटिव कंसीडर करना है। क्लियर बच्चे? तो सेकेंड पॉइंट तो पता लग गया कि पॉजिटिव कंसीडर करना है। एंड थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्लियर कहा कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शंस में है, प्रोपेगेशन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज ए नेगेटिव, उसको हमने नेगेटिव लेना है। तो 3 रूल आपको क्लियर समझ में आए। फोर्थ रूल है द डिस्टेंस मेजर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज ए पॉजिटिव। अगर हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लेते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शंस का मतलब होता है बच्चे जो हम सेम डायरेक्शंस में ले रहे हैं तो वो हमने पॉजिटिव लेना है, और अगर हम ट्रांसफर डायरेक्शंस के बिलो ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के डिस्टेंस तो वो हमने नेगेटिव लेना है। अबव द डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लेना है प्रिंसिपल एक्सिस के, बिलो द डायरेक्शन हमने नेगेटिव लेना है। ठीक है बच्चे? तो ये तो कुछ कार्टेशियन साइन थे। अब इनको करने की कुछ एज्यूम करते हैं जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शंस। ASS, ध्यान से सुनो, ASSUMPTIONS। एब्जॉर्प्शंस का मतलब होता है बच्चे जो हम मान के चल रहे हैं स्फेरिकल सरफेस में। सबसे पहला द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल। सबसे पहला पॉइंट है, इसको बच्चे अपर्चर कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो अपर्चर है, अपर्चर भी आप कह सकते हो, सरफेस भी आप कह सकते हो। द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस रिफ्रैक्टिंग जो आपने सरफेस लेना है इज स्मॉल। वो हमारे पास स्मॉल होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, बिल्कुल स्मॉल आपने लेना है। क्लियर बच्चे? सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, ये तो मेरे को फर्स्ट पॉइंट था, अपर्चर जो आपका सरफेस ले रहे हो वो आपने स्मॉल लेना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बच्चे हमारे पास आता है द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड लाइज ऑन द प्रिंसिपल। इसमें जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं ना बच्चे, अभी तक जो मैंने आपको लेंस के मिरर के फॉर्मूले करवाए हैं उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं ए बी, उसकी इमेज बन जाती है हमारे पास ए डैश बी डैश। बट यहाँ पे आप ए बी वाला कोई रोल नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी पॉइंट साइज का होगा, इमेज भी पॉइंट साइज की होगी। मतलब आपने प्रिंसिपल एक्सिस में जस्ट एक डॉट को मेंशन करना है, जो डॉट आप दिखाओगे ना वो ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर बच्चे? ठीक है, देखो सेकेंड पॉइंट है जो हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट साइज, जो हमारे पास है द ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास आ रहा है द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसको हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है बच्चे? लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहां पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। ये हर एक जितनी हमने 6 इमेज बनानी है, हर एक में सारों में यही एज्यूम होगा। तो पहले से मैंने आपको बता दिया जितने भी हमारे पास टॉपिक होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस मेक स्मॉल एंगल। बच्चे ये जो इंसिडेंट रे हम जो यहाँ पे बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, और रिफ्रैक्टेड एंगल, जो रिफ्रैक्टेड रे बनेगा, जो इंसिडेंट रे बनेगी, रिफ्रैक्टेड रे बनेगी, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाएंगे बच्चे, इसमें एंगल बनते हैं वो हमेशा स्मॉल होंगे। जैसे छोटे छोटे से एंगल होंगे वो स्मॉल कंसिडर करने हैं आपने। जैसे एक इंसिडेंट रे के साथ हमेशा बनेगा अल्फा, रिफ्रैक्टिंग रे के साथ हमेशा लेना है बीटा, और सेंटर के साथ जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा गामा। तो यहाँ पे 3 एंगल बनेंगे, अल्फा बीटा गामा, और एक आपके पास बनेगा इंसिडेंट एंगल स्मॉल आई, ये भी स्मॉल होगा, और एक आपके पास बनेगा रिफ्रैक्टेड एंगल स्मॉल आर। तो बेसिकली यहाँ पर सारा एंगल का झोलमाल है, उसको ही आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि अब जो हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सारा का सारा जो डेरिवेशन होगा बच्चे इस थ्योरी से रिलेटेड होगा। अगर हम इन कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, थ्योरी को रिलेटेड चलेंगे, तभी वो चीज हमें समझ में आएगी। क्लियर बच्चे? तो फर्स्ट जो हम करते हैं, तो फर्स्ट बच्चा आपने जो करना है, रिफ्लेक्शन फॉर स्फेरिकल सरफेस। अब जो हम डेफिनेशन ऊपर लिखते हैं आपके पास आएगा, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम
रेयर टू डेंसर मीडियम एट कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं, मैंने आपको एक बताना है और जल्दी से आप उसको फटाफट नोट डाउन करिए ताकि मैं अब उसका डायग्राम बनाऊं। डायग्राम बनाने के बाद ही मुझे एक एक चीज आपको समझानी पड़ेगी, तभी हमारा उसका डेरिवेशंस प्रॉपर वे से होगा। तो आप बच्चे अब ध्यान से देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब आपने बच्चे, मैंने अभी आपको बताया कि ये 6 केस होती है। अब तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर, बट कभी कभार स्टेटमेंट नहीं आती, उसका जो रिजल्ट हमने वेरीफाई करना होता है वो ही डायरेक्ट आता है, प्रूव दैट। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम क्या करें। 6 टॉपिक, कितनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को नहीं समझ में आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो इस केस में हम क्या करें? तो डरने वाली बात नहीं है बच्चे। हमारा मेन वीडियो बनाने का जो मेथड है और जो वीडियो बनाने का हमारा मेन चीज़ यही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम जो आप नॉलेज, जो कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी कह रहा है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। अब देखो ये करते कैसे है वो बताते हैं आपको, ध्यान से समझना है इसको। देखो बोर्ड पे लिखा है डिराइव एन एक्सप्रेशन। जब भी आएगा तो आपके पास ये दिक्कत होती है कि हमने करना कैसे। अब करना कैसे उसको ध्यान से समझना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, मतलब ये तो पता लग गया कि रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है बच्चे। कहां से कहां तक? फ्रॉम रेयर टू डेंसर। बच्चे सबसे बड़ी बात आती है ये पता करना, रेयर टू डेंसर का है। तो इससे मुझे एक चीज क्लियर हो रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है और जो इमेज बन रही है वो डेंसर मीडियम में बन रही है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम एंड इमेज लाइज इन डेंसर मीडियम। तो मुझे सरफेस ऐसे लेना है कि पहला मीडियम रेयर होगा और दूसरा मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा। अब ये देखो बोर्ड पे मैंने डायग्राम बना रखा है। ये सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, ये ग्लास सरफेस आप ले सकते हो, स्फेरिकल ले सकते हो। ये डेंसर है, एयर के कंपैरिजन में बाहर क्या है? एयर है, तो मतलब ये रेयर है और ये डेंसर है। क्लियर बच्चे? तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ये चीज ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। उसके बाद डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स सरफेस। दूसरा आपने ये देखना है, सेकंड बच्चे आपने ये देखना है कि वो कौन से सरफेस के लिए आता है, कि मतलब वो कनकेव सरफेस के लिए आ रहा है या वो हमारे पास कन्वेक्स सरफेस के लिए आ रहा है। एक आपने ये देखना है, ठीक है बच्चे, कि कनकेव सरफेस के लिए आ रहा है या कन्वेक्स सरफेस के लिए आ रहा है। इसके अंदर क्लियर आपको दे रखा है कि वो कन्वेक्स सरफेस के लिए आ रहा है, तभी मैंने यहाँ पे सरफेस कन्वेक्स बनाया। कन्वेक्स सरफेस बच्चे मैंने बताया था कैसा होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, आउटवर्ड होता है। और जो कनकेव सरफेस होता है वो क्या होता है बच्चे? इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है। अगर ये कनकेव होता तो इस सरफेस को हम ऐसे बनाते हैं, इनवर्ड की तरफ बनाते हैं, ठीक है। दो चीजें क्लियर होगी, ऑब्जेक्ट रेयर में है, पहला रेयर लेना है, दूसरा डेंसर लेना है। सेकंड, सरफेस कौन सा लेना है, कन्वेक्स लेना है या कनकेव लेना है। अब तीसरी जो बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो इमेज कौन सी बना रहा है। देखो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इट फॉर्म्ड रियल इमेज। अब तीसरी जो बात यहाँ पे हाईलाइट करी है मैंने, वो बनाना है रियल इमेज। बच्चे जो रियल इमेज बनती है कन्वेक्स सरफेस के लिए, अभी हमने लेंस की, मैंने आपको इमेज, जो पीछे जो मेरी वीडियोस डली है उसमें लेंस की इमेज डली हुई है, इमेज बनी हुई है। आपको मैंने बताया था जब कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स सरफेस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो वो हमेशा राइट साइड पे जाती है, अपोजिट साइड पे बनती है। अगर वो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है तो वो सेम साइड पे बनती है। सेम साइड कहने का मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे वो इमेज बनती है। तो दूसरी चीज, तीसरी चीज भी मेरे को क्लियर होगी कि इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड पे ही बनेगी। कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है तो वो जो इमेज बनेगी वो डेंसर मीडियम पे बनेगी और वो बिल्कुल उसके अपोजिट बनेगी। तो तीनों चीजें अब हमारे माइंड में क्लियर होगी। अब इन तीनों चीजों के अकॉर्डिंग अब हम डायग्राम बनाएंगे। क्लियर बच्चे? क्योंकि जब ये टॉपिक आते हैं ना, तो जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा ना, जहां कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑप्टिक्स ऐसी चीज है जिसको समझना इतना आसान नहीं है। अगर बेसिकली उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए, कॉन्सेप्ट बेस में सिखाया जाए, तब भी बच्चे को वो क्लियर समझ में आता है। अब आपने क्या करना है, अब डायग्राम कैसे बनाना है उसको एक एक मेरी बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो चीज आपको समझ में आएगी तभी आप बाकी के जो 5 डेरिवेशंस करने हैं तभी आप वो प्रॉपर वे से
कर पाओगे। ठीक है बच्चे, तीनों चीज क्लियर होगी। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहला जो मीडियम लिया है वो रेयर मीडियम लिया है, जिसका मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया μ1। ये मेरे पास है बच्चे रेयर मीडियम, और ये मेरे पास है डेंसर मीडियम, जिसका मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेंसर, और जिसका मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने μ1 μ2 से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। अब सरफेस मैंने कन्वेक्स ले लिया, ये आपके पास कन्वेक्स सरफेस दे रखा है। ठीक है, अब मैंने रियल इमेज बनानी है बच्चे। रियल इमेज को मैंने पता है ऑब्जेक्ट मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्शन रियल टू डेंसर करना है, तो ऑब्जेक्ट मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है। और दूसरा, अब हम रूल्स को भी अपने लेके चलेंगे। रूल्स आपके साथ हैं, रूल्स आपके क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज का लेना है। अब आप ये देखो बच्चे, ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, इधर मैंने लिख दिया ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट से मैंने रे को ड्रॉ किया, ये जो मैंने रे ड्रॉ करी है बच्चे, ये ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्लियर बच्चे, इंसिडेंट रे। उसके बाद बच्चे मैंने यहीं पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर मैंने इसलिए ड्रॉ कर दिया क्योंकि वहां पे जैसे हमने लेंस फॉर्मूला प्रूव करते हैं ना, वहां पे हम एंगल लेते हैं परपेंडिकुलर। एंगल्स के अंदर हमने जो परपेंडिकुलर बेस लेना है, यहाँ पे हम जो एंगल लिखेंगे टेंजेंट का फॉर्मूला लेंगे, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर फॉर्मूला बेस होता है, तो वहां पे हमें परपेंडिकुलर की नीड पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ कर दिया। क्लियर बच्चे, इस परपेंडिकुलर को जो मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे जो मेरे पास आया पॉइंट आया, कुछ भी ले सकते हो आप, इसको m ले लिया मैंने इसको। ठीक है, और ये मैंने ले लिया n, और ये मेरे को परपेंडिकुलर है, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया। जैसे ये इंसिडेंट रे आई तो रिफ्लेक्शन हुआ। आपको पता है जब रे टू डेंसर रिफ्लेक्शन होता है तो रे जो है वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है बच्चे, झुक जाती है। तो मैंने उस रे को क्या करा, झुका दिया। ठीक है, अगर वो रियल इमेज बना रही है, ध्यान से सुनो, अगर वो रियल इमेज बना रही है तो आपने ये जो लाइन लेनी है बच्चे, ये डार्क लाइन लेनी है। डार्क लाइन रिप्रेजेंट करता है इट फॉर्म रियल इमेज। अगर वो इमेज वर्चुअल बना रही है, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है काल्पनिक इमेज, जिसको हम मान के चल रहे हैं। तो जिसको हम फिजिक्स में मान के चलते हैं उसको हम डॉटेड लाइन से लेते हैं। क्लियर बच्चे। अब जैसे मैंने नॉर्मल हम मान के चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं, कंसीडर किया है हमने, तो तभी मैंने इसको डॉटेड लिया है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे बनाया और यहाँ पे मैंने पॉइंट बना दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया आई रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे हमारे पास इमेज को। ठीक है, उसके बाद अब अगर देखो, अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूं तो एज ए यहाँ पे इसका बन जाएगा सेंटर। ये पूरा स्फेरिकल सरफेस को अगर हम बनाते हैं तो एज ए ये बन जाएगा सेंटर। अब बच्चे देखो, सेंटर हम मान के चल रहे हैं, तो सेंटर के साथ जो हम रे ड्रॉ करेंगे वो हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो हम काल्पनिक है, वो हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रे ड्रॉ करी है, वो मैंने एकदम डॉटेड ली है। तो इसको हम आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हम अब हमने इसको आगे एंगल बनाने हैं। ठीक है, पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जो हमारा पॉइंट था M। ठीक है, अब आपने क्या करने हैं, अब सारे एंगल रिप्रेजेंट करने हैं। अब एंगल कैसे, देखो मैंने आपको बताया था इमेज के साथ बनने वाला एंगल जो आपने लेना है वो हमेशा आपने लेना है अल्फा। अगर आप यही नोटेशंस लोगे तो बच्चे पूरे बाकी 5 के 5 डेरिवेशन आप इजीली कर लोगे। इमेज के साथ अल्फा, सच ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ मैंने ले लिया स्मॉल एंगल है ये बीटा, और सेंटर के साथ हम यहाँ पर एंगल लेंगे, ये मेरे पास बन रहा है बच्चे गामा। अल्फा बीटा गामा बन गया। उसके बाद आगे की बात है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कहाँ बनेगा। अब यहाँ पे हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल भी बनाते हैं। तो अब ये देखिए बच्चे, ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे के साथ तो ये वाला एंगल है मेरे पास आई। वैसे भी एंगल आई जो है
रेयर मीडियम में बनना है तो रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो अगर लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ जो एंगल बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, बड़ा बनेगा। जैसी रे जो है रेयर टू डेंसर गई तो लाइट की स्पीड कम हुई, वो नॉर्मल की तरफ झुकने की वजह से तो वो जो एंगल बनेगा वो हमारे पास इंसिडेंट रे के कंपैरिजन में छोटा बनेगा, जिसको मैंने लिख दिया रिफ्रैक्टेड एंगल। एंगल आई और आर भी आपको क्लियर पता लग चुके हैं। क्लियर? किसी चीज़ कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप साथ के साथ आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं। जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करिए, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। कुछ भी नहीं समझ में आता है आपके पास इस वीडियो में नंबर डलता है, उस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अब बाकी स्टेप अब क्या रह गया, अब सारे डिस्टेंस मेंशन करने हैं। अब ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल, मुझे सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं। अब ये देखो, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने ले लिया, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस स्मॉल यू, यू इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस आता है हमारे पास वो मेरे पास है स्मॉल वी, ठीक है बच्चे। एंड पोल से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास वो हमारे पास है कैपिटल आर। कैपिटल आर इज ए रेडियस ऑफ द कर्वेचर। दिस इज ए बी इज ए कर्व सरफेस, कर्वेचर कह दो या फिर एपरेचर भी आप इसको कह सकते हो। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले बच्चे जब भी पेपर में आएगा आपने कंसीडर लिखना है, कंसीडर के बाद आपने डायग्राम बनाना है। तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं लगता कि हम क्या कंसीडर लिखें। तो इसको बनाने का तरीका ये है, जब भी आपके पास पेपर पे टॉपिक आता है तो आपने क्या करना है, ऊपर 4-5 लाइनें छोड़ दो, पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम को देख के कंसीडर अच्छा लिख लोगे आप, बजाय कि आप पहले कंसीडर लिख रहे हो फिर डायग्राम बना रहे हो। ठीक है, बात आई आपको मेरी समझ में। अब बेसिकली मैंने ओरली कंसीडर बोलना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। जो डायग्राम में बना है बच्चे इसी को देख के मैंने बोलना है, वो आपने नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कंसीडर एन स्फेरिकल कन्वेक्स सरफेस ए बी। ए बी एक कन्वेक्स सरफेस जो है मैंने जो है कंसीडर किया। एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस इन द रेयर मीडियम। ठीक है बच्चे, इन द रेयर मीडियम it formed real image capital I in the denser medium। ठीक है बच्चे, उसके बाद let small I and small r be the incident and the refracted angle। ये incident और refracted angle है, क्लियर। उसके बाद फिर मैंने लिखा let alpha beta and gamma are the small angles of the object image and center of the curvature। ठीक है बच्चे, सेंटर ऑफ द कर्वेचर से जिसको हमने ड्रॉ किया है, ये इमेज का, ऑब्जेक्ट का और सेंटर ऑफ द कर्वेचर का डिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसको स्टेप बाय स्टेप देखना है। यहाँ पे पहले मैंने लिखा ड्रॉ, जो हमने ड्रॉ किया मैंने MN परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया हमने किस पे, OI। बच्चे कम से कम यहाँ पे इसकी जो रेंज है ऑब्जेक्ट से स्टार्ट है और इमेज पे खत्म है, तो OI पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। OI लिख सकते हो या फिर आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी लिख सकते हो। क्लियर बच्चे, अब टॉपिक को ध्यान से समझना है। यही टॉपिक, यही थ्योरी 6 के 6 हमारे उसमें जाएगी, टॉपिक में जाएगी, तो आपने इसको बच्चे ध्यान से समझना है। अब देखिए स्टेप, देखो सबसे पहले आपने लेना है बच्चे इमेज का, ध्यान से सुनो। अब जो मैंने स्टेप बताने हैं यही स्टेप आपने लेने हैं, आपके 6 टॉपिक तभी क्लियर होंगे। सबसे पहले आपने लेना है इमेज का सेंटर के साथ बनने वाला ट्रायंगल। इमेज का सेंटर के साथ बनने वाला ट्रायंगल। बच्चे आप ये देखो, इमेज का सेंटर के साथ ये ट्रायंगल बन रहा है NMC, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, क्लियर। फिर आप ले सकते हो
इमेज का ले लो या ऑब्जेक्ट का ले लो, फिर आप ले सकते हो ऑब्जेक्ट का सेंटर के साथ बनने वाला ट्रायंगल। आपकी मर्जी है, पहले इमेज का लो या ऑब्जेक्ट का लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले इमेज का ले लिया। सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्रायंगल IMC। सबसे पहले मैंने लिखा, देखो बच्चे, इन ट्रायंगल IMC। अब इस ट्रायंगल पे बच्चे, सिर्फ आप इस ट्रायंगल पे देखो, इस ट्रायंगल पे ये दो एंगल तो अंदर है और ये वाला एंगल बाहर है। तो बच्चे आपको पता है, हम 9th क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होते हैं कि ट्रायंगल के अंदर जो दो एंगल हैं उनका सम बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है। तो डेट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, क्योंकि 9th की प्रॉपर्टी है। आजकल के तो बच्चे यही हैं कि प्लस अगर +2 में चढ़े तो उन्हें +1 का भी बेसिक याद नहीं होता है, बट आपको रिमाइंड करवाना पड़ेगा। तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई। देखो इन दोनों का सम मैंने लिख दिया r + बीटा इक्वल है बच्चे मेरे पास गामा के। ठीक है, मुझे सिर्फ यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे r की वैल्यू चाहिए। सबसे पहला आपका मेन जो टारगेट है वो एंगल I, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू निकालना। तो r हो गया मेरे पास गामा माइनस में बीटा। ये बच्चे मेरे पास होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, बोर्ड पे आपको क्लियर नजर आ रहा है सबको। उसके बाद फिर आपने लेना है ऑब्जेक्ट का सेंटर के साथ बनने वाला। देखो ऑब्जेक्ट का जो बन रहा है OMC। अब इसके अंदर अल्फा और गामा अंदर है और I बाहर है, मतलब डायरेक्ट है। अल्फा और गामा का सम एंगल I के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अब सेकंड मैंने लिया इन ट्रायंगल OMC। अब वही बचे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे तो सीधा ही निकल गया, एंगल I बाहर ही है। जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर वाले दोनों एंगल का सम है, अल्फा प्लस में गामा। ये मेरे पास सेकंड है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो पहला बच्चे आपका पहला स्टेप ये है कि आपने एंगल I और एंगल R की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। कहाँ से फाइंड आउट करनी है, वो आपने डायग्राम से फाइंड आउट करनी है। बारिश बहुत तेज आ रही है बच्चे, बाहर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत वीडियो में डिस्टर्बेंस हो, बट हम अपने डिस्टर्बेंस पे नहीं जाएंगे, हम अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे। ओके बच्चे, तो आगे बच्चे जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है उसमें हमने लिखना है, नेक्स्ट जो स्टेप है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाना है हमने यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बच्चे मैंने आपको बताया था कैसे लगता है, साइन I अपॉन में साइन R वो इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कांस्टेंट। अब यहाँ पे कैसे लगाना है उसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले बच्चे यहाँ पर मैंने लिखा, अब आप खुद देखिए म्यू के इक्वल होता है। पहले मैंने म्यू नहीं लगाया, पहले मैंने यहाँ पे लिखा साइन I अपॉन में साइन R। ठीक है बच्चे, उसके बाद मैंने आपको बताया था इसको लिखने का तरीका आपको बताया था मैंने। पहले मैं रफ में आपको लिख के दिखाऊं। हमारे पास था साइन I अपॉन में साइन R, और हम म्यू I कौन से मीडियम में बना बच्चे, फर्स्ट वाले मीडियम में बना, I के सामने इसका मीडियम, और R कौन से मीडियम में बना, R सेकेंड मीडियम में बना, R के सामने इसका मीडियम। बट जब हम इसको खोल के लिखते हैं, जो हम इसको रीड आउट करते हैं, ये पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पढ़ा जाता है। अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये μ2 अपॉन में μ1 बनेगा। क्लियर, ये चीज रफ में मैंने आपको जिसलिए बताई है ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, पता लग जाए कि कैसे लिखें। ठीक है, तो इसी को देख के
अब मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी, मतलब अब मुझे यहाँ पर आधे से ज्यादा बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि हमने μ1 अपॉन में μ2 लेना है या μ2 अपॉन में μ1 लेना है। तो क्लियर होगी बात, तो मैंने आपको क्लियर कर दी। तो यहाँ पर आएगा μ2 अपॉन में μ1। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हम लिखते हैं एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा सिंस I and R आर वेरी स्मॉल, ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो देयरफॉर, तो जब ये स्मॉल होते हैं तो हम इसमें से साइन रिमूव कर देंगे। तो अब जो हमारे पास बचे, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। अब जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी वो हमारे पास बचेगी μ2 बाय μ1, और साइन उसका कैंसिल हो गया क्योंकि इट्स ए वेरी स्मॉल एंगल, I अपॉन में R। ठीक है बच्चे, समझ में आया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद बच्चे हमने देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईच अदर, μ2 R इज इक्वल टू μ1 I। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब बच्चे मुझे R और I की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर दे रखी है। R और I की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर पुट करोगे। तो R की जगह पे मैंने लिखा गामा माइनस बीटा। तो देखो μ2, इसकी जगह पे मेरे पास आया गामा माइनस में बीटा, और ये आया बच्चे मेरे पास μ1 की जगह पे मेरे पास आया यहाँ पर I की जगह पे अल्फा प्लस में गामा, अल्फा प्लस में गामा। ठीक है, यहाँ तक आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे फ्रॉम 1 और 2। यहाँ पे मैंने साथ में लिख भी दिया है, ये जो वैल्यू हमारे पास पुट हुई है फ्रॉम 1 और 2 से हमारे पास प्रूफ हुई है। अब बात आएगी ये अल्फा बीटा गामा की हम वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड आउट करें। अब ये जो हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये हम इसी डायग्राम से फाइंड आउट करेंगे। बच्चे अल्फा के लिए हम ट्रायंगल लेंगे, ध्यान से सुनो, अल्फा के लिए हम ट्रायंगल लेंगे MON। अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर का यूज़ करेंगे, जो मैंने MN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वहाँ से अल्फा निकालेंगे। बीटा के लिए ट्रायंगल हम लेंगे, बीटा के लिए MIN, क्लियर बच्चे। और गामा के लिए हम ट्रायंगल लेंगे MMCN। ठीक है बच्चे, ऑब्जेक्ट बीच में रखना है, उधर इमेज को बीच में रखना है, इधर सेंटर को हमने बीच में रखना है। एंगल लेने के बाद फिर हम यहाँ पे सारी ये जो हमारी इक्वेशन हम ले लेते हैं, इस इक्वेशंस को हम मान लेते हैं। अभी हमारा टॉपिक वो सही है, इक्वेशन नंबर 3। बच्चे एक तरीका और है, कई जगह डेरिवेशन में ऐसा है कि अल्फा बीटा गामा को पहले निकाल लेते हैं, फिर बाद में डेरिवेशन में पुट कर दो। ये चीज़, ये स्टेप आप बाद में कर लो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ वाला, वो आपकी हेडेक है। हमें तो एग्जामिनर को तो आंसर चाहिए, वो आपकी हेडेक है, आप उसको पहले करो या बाद में करो। तो अब उसको अब हमने कैसे फाइंड आउट करना है उसको देखो। तो बच्चे अब ध्यान से देखिए, जो अब टॉपिक है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एज अल्फा बीटा एंड गामा आर आल्सो स्मॉल एंगल। ये हम पहले से कंसिडर करते हैं, ये वेरी स्मॉल एंगल होते हैं, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा था अल्फा के लिए जो हम ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे MON। अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ, अल्फा वेरी स्मॉल है, तो हम सिंपल अल्फा को, सिमिलरली अल्फा को हम कन्वर्ट कर देंगे, लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फा में। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में टेंजेंट का फॉर्मूला लगाऊं, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसका परपेंडिकुलर है MN, और बेस हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे जा रहा है NO। तो हमारे पास जो यहाँ पर बेस जा रहा है वो प्रॉपर बेस से आप देखो, यहाँ पे जो हमने लिखना है, ये बच्चे यहाँ पर हमारे पास सब जगह N आएगा, जो हमने M लिख दिया, ठीक है, NO, क्लियर। उसके बाद ऐसे मैंने बीटा निकाला, बीटा के अंदर देखें, बीटा का ट्रायंगल हमारे पास आ रहा है परपेंडिकुलर वाला MIN, ठीक है बच्चे। इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास आ रहा है
mn और जो हमारे पास बेस आ रहा है ni, ठीक है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही फिर मैंने गामा का देखा, गामा का जो मेरे पास परपेंडिकुलर वाला ट्रायंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, जिसमें परपेंडिकुलर mn है और उसके बाद जो बेस जा रहा है nc जा रहा है। उसके बाद बच्चे आप खुद देखिए ध्यान से, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो हम एपरेचर ले रहे हैं वेरी स्मॉल ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत डिस्टेंस दिख रहा है, बट द पॉइंट n इज वेरी वेरी क्लोज टू पॉइंट p, और सारे डिस्टेंस हम p से मेजर करते हैं, तो ये इस एरर को हमने रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे द पॉइंट n इज लाइज वेरी क्लोज टू पॉइंट p, तो इसीलिए जहां जहां नीचे हमारे पास n आया है, n की जगह पे मैंने वहां पे पॉइंट लिख दिया p। वो क्यों? क्योंकि ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द पॉइंट p। तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आया है mn अपॉन में, ये n की जगह पे हो गया po, और ये ni की जगह पे हो गया pi, और ये nc की जगह पे हो गया बच्चे pc। अब मेरे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई है। अब ये जो वैल्यू आ गई है इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी। इक्वेशन सेकंड बच्चे आपको पता ही है, जो आपने निकाली थी उसको हम लिखते हैं, अब हम डायरेक्ट उसको हम पुट करते हैं। जो इक्वेशन सेकंड मेरे पास यहाँ पर आई थी वो थी म्यू टू, और यहाँ पे मेरे पास थी गामा माइनस बीटा आर की वैल्यू, और इधर था मेरे पास म्यू1, और इधर मेरे पास थी आई की वैल्यू, वो थे मेरे पास अल्फा प्लस में गामा। तो अब बच्चे मेरे पास सारी वैल्यू दे रखी है, अब हम उस सारी वैल्यू को इसके अंदर, अब नेक्स्ट जो स्टेप है सारी वैल्यू को हमने इसके अंदर पुट करना है। तो अब देखिए बच्चे, अगर मैं इस सारी वैल्यू को पुट करूँ तो ये मेरे पास बनेगा म्यू2, गामा की जगह पे मेरे पास आया mn pc, इधर आया मेरे पास mn pi, c से पता लग रहा है गामा जो है सेंटर पे बन रहा है, और i से पता लग रहा है जो बीटा जो है इमेज का ट्रायंगल है। म्यू1 अल्फा की जगह पे मेरे पास आया है यहाँ पर mn po, क्योंकि अल्फा कहाँ पे बनता है? ऑब्जेक्ट पे बनता है, और फिर प्लस mn, और इधर आ गया मेरे पास pc। क्लियर बच्चे? अब दोनों साइड से मैंने mn कॉमन लिया और उसको कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद इधर से म्यू2 को मल्टीप्लाई कर दिया और उधर से म्यू1 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप लिखना है, ध्यान से सुनिए। दोनों साइड से मैंने mn को कॉमन लिया, कैंसिल आउट किया, और उधर से म्यू2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर से मैंने म्यू1 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप ये देखिए, जो हमारे पास स्टेप जो बचेगा हमारे पास स्टेप, वो मेरे पास यहाँ पर होगा म्यू2 अपॉन में pc, म्यू2 अपॉन में pi इक्वल होगा म्यू1 अपॉन में po प्लस म्यू1 अपॉन में pc। क्लियर है? यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम टॉपिक को लेके चल रहे हैं। अब इसके बाद बच्चे आपने क्या करना है? अब इसके बाद हमारे पास आते हैं बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। बच्चे आपको पता है जो हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, अब जो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे वो बिल्कुल लेंस फॉर्मूले वाले यूज करेंगे, मैथ का रूल यूज करेंगे। जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको हम नेगेटिव लेंगे, जो चीज़ राइट हैंड साइड पे है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। क्लियर बच्चे? तो लेफ्ट साइड पे बच्चे देखो u है, ओनली ऑब्जेक्ट है, मतलब ये माइनस में जाएगा, बाकी r और v जो है हमारे पास पॉजिटिव जाएगा, राइट साइड पे जाएगा। तो ऊपर से मैंने रफ कर दिया और आगे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो इसी वजह से अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि हम आगे अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। ठीक है बच्चे? अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मैंने यूज करे। साइन कन्वेंशन में अब देखो जो PO है, PO बच्चे मेरे को दे रखा है -u, माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है।
पी आई मुझे दे रखा है प्लस वी, और इधर पी सी मुझे दे रखा है प्लस आर। ठीक है, ये आर के फॉर्म में दे रखा है। और सारी वैल्यू को हमने जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन आई है उसमें पुट कर दिया। उसमें अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो अब देखो, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो मेरे पास पीसी की फॉर्म में दे रखी है, जो v की वैल्यू मैंने पुट करनी है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, और दूसरी साइड जो मेरे को वैल्यू दे रखी है वो, तो सबसे पहले आप वैल्यू को पुट करो। देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा μ2 पीसी। पीसी बच्चे हैं मेरे पास r माइनस μ2 पी आई बच्चा मेरे पास है यहाँ पर v इज इक्वल टू μ1 पीओ मेरे पास है माइनस यू। बच्चे यू और म्यू में थोड़ा डिफरेंस रखना, नहीं तो म्यू और यू ज़्यादातर बच्चे ऐसे लिखते हैं कि वो पता ही नहीं लगता कि उन्होंने म्यू लिखा है वहाँ पर या यू लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो प्लस μ1 पीसी, राइट साइड पे है आर। अब बच्चे मुझे आर वाली दोनों टर्म को मैंने एक जगह पे कर दिया और ये वाली टर्म मेरे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो अगर देखो जब u वाले को हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का तो उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये वाली चीज उधर चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? आपने यहाँ पर उस फॉर्म में अरेंज करना है। अब देखो ये प्लस में आ रही है, इसको मैंने प्लस में लिखा, μ1 u, इसको हम इधर ले आए हैं और ये ऑलरेडी यहीं पे पड़ी हुई है μ2 v। ठीक है, अब एक चीज और, अगर आप यहाँ पे μ1 माइनस μ2 लिखते हो ना तो राइट साइड में भी कॉम्बिनेशन μ1 माइनस μ2 का ही बनाओ, मतलब पहले μ1 की आपने टर्म लिखनी है। दूसरा एक चीज मैं और बताऊं, इससे ही चीज बच्चे क्लियर पता लगते हैं। हमारे पास रिफ्लेक्शन मेरे पास ऊपर ही लिखा हुआ है रेयर टू डेंसर। रेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1 है, तो पहले μ1 को लेना है। डेंसर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2 है, तो बाद में हमने μ2 को लेना है। ठीक है बच्चे, ये चीज क्लियर हुई है आपको? उसके बाद इसको भी अरेंज करो। अब देखो μ1 प्लस का है, ये उधर जाके माइनस का होगा, तो हम इसको बच्चे लिख सकते हैं, r मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में सेम है, μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। ठीक है बच्चे, अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, जो मेरे पास यहाँ पे डेरिवेशन आया है, तो आप इसको खुद देखिए। ये माइनस का था बच्चे। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, तो एक तो हमारे पास μ1 अपन में u आ गया, ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, अब एक बार इसको ध्यान से देखिए, जो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला है वो हमारे पास आ रहा है μ1 अपॉन में u। रिजल्ट को जरूर वेरीफाई करना है बच्चे, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। और ये माइनस का था μ2 अपॉन में v, और ये ऐसे आ गया। आप इसको बच्चे ऐसे भी चेंज कर सकते हो। मान लो अगर मैंने इमेज को, ये तो मैंने यहाँ तक हमारे पास रिजल्ट आ गया, अगर आप इमेज को पहले लेना चाहते हो तो दोनों साइड से बच्चे मैंने क्या किया, दोनों साइड से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं दोनों साइड से माइनस को कॉमन ले लूँ तो अगर आप पहले इमेज लेना चाहते हो, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब आप इसको ऐसे पेपर में ऐसे भी लिखा आ सकता है। वैसे हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया। अगर मैं दोनों साइड से माइनस को कॉमन लेके कैंसिल करूँ तो ये मेरे पास μ2 बाय में v बन जाएगा प्लस का, और ये माइनस में चला जाएगा μ1 बाय में u, और इधर मेरे पास रिलेशन μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r चला जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया हैंस प्रूफ्ड। यहां तक भी प्रूफ करना आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। वो तो मैंने बताया कि कभी कभार हमें ये चीज प्रूफ करनी आ जाती है
तो बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हम इसको ऐसा क्या करें कि वो माइनस का प्लस की फॉर्म में आ जाए या प्लस का माइनस की फॉर्म में हम उसमें क्या करें। तो इसके अंदर जस्ट हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमने जस्ट कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने के बाद तो हम ये प्रॉपर वे से कर सकते हैं। तो ये जो अब आप मैंने सिखाया, ये जो हमारा पर्टिकुलर डेरिवेशन है, अब आपने सीखा, मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाया। तो स्टेप बाय स्टेप जो लेना है, सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को देख के डायग्राम बनाना है। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो स्टेप तो सारे कर लेंगे। उसके बाद एंगल बनाने, एंगल आई, एंगल आर, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सेकंड हम जो अल्फा बीटा गामा एंगल बनाएंगे। एंगल बनाने के बाद हमारा सबसे पहला स्टेप है आई और आर को फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद आप श्रृंखला लगाओ। श्रृंखला लगाने के बाद जो वैल्यू बचेगी, मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, इसको पहले भी फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रायंगल की फॉर्म में जो अल्फा बीटा गामा, जो आपके बाकी के केस होंगे, जो आप बाकी 5 इसके केस करोगे, डेरिवेशन करोगे, अगर आप यही नोटेशन रखते हो तो उसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बच्चे सेम ही आती है। सेम नोटेशन रखोगे तो वो सेम ही आएगी। उसके बाद जो चेंज होता है ना बच्चे, वो सिर्फ ये आई और आर की वैल्यू से चेंज होता है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चेंज करने के बाद जब वहाँ पे पुट करोगे, दोनों साइड से आपने एम एन कॉमन लेना है, कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट करने के बाद दोनों साइड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। जो स्नेल्स लॉ, जो साइन कन्वेंशन लगाते हैं, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको माइनस कंसिडर करना है और जो राइट हैंड साइड में आ रहा है उसको प्लस कंसिडर करना है। पहले को लगाने के बाद बस आपने उसको अरेंज करना है। क्लियर बच्चे? ऐसा भी आ सकता है कि बोर्ड में जस्ट आपके पास यही आ गया, प्रूव दैट, ये आपको दे रखा है, तो वहां पे बच्चे कैसे करना है ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। जब आप 3-4 और कर लोगे ना तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे लेना है। याद करने का तरीका मैं आपको पहले बता दूं कैसे है। देखो, u ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, मतलब u जो है μ1 फर्स्ट मीडियम पे बन रहा है। क्लियर? और पहला मीडियम कौन सा है? रेयर है। v क्या है बच्चे? इमेज है, और इमेज के ऊपर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन रहा है। तो इमेज अगर दूसरे मीडियम पे बन रही है तो इससे एक बात तो क्लियर ही होगी, वो रियल और इन्वर्टेड का केस है। कन्वेक्स के केस में ही रियल और इन्वर्टेड का केस आता है, कनकेव के केस में रियल इन्वर्टेड का केस नहीं आता। तो इससे मेरे को एक चीज़ क्लियर होगी, जो यहाँ पे सरफेस बनेगा वो कन्वेक्स बनेगा, ना कि कनकेव बनेगा। क्लियर? तो इसी वजह से हम यहाँ पे ये ले लें। सेकंड, मुझे ये भी पता लग गया कि वो रियल इन्वर्टेड का केस है, तो रियल इन्वर्टेड वाला हम केस लेंगे, वर्चुअल डायरेक्ट वाला हम ले ही नहीं सकते। दूसरा, जो रेडियस को अरेंज करना है वो इसके अकॉर्डिंग हमने रेडियस को अरेंज कर दिया। तो आज का टॉपिक बच्चे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। वीडियो थोड़ी लेंथी बन चुकी है, लेकिन ये जो मैंने टॉपिक बताया है ये आपके लिए है, बेटर है। एक एक चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ मैंने इस टॉपिक में समझाई है। और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे, जो मेरा इनबॉक्स पे नंबर दे रखा है, उस पर आप मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। हम इस टॉपिक को दूसरा भी हम टॉपिक इसका कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ऑप्टिक्स आएगी। क्योंकि पेपर किसने देना है? मैंने नहीं देना, आपने देना है। तो अगर आपने देना है तो आपको एक्सपर्ट बनना है, और अगर आपको एक्सपर्ट करना है तो आपको कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। और आप तो मेहनत कर सकते हो, लॉकडाउन चल रहा है, घर में फ्री बैठे हैं, कुछ तो हम काम करें। ठीक है? तो फटाफट जल्दी से जल्दी टॉपिक को नोट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चे? Thank you and very much. Stay home, stay safe.